एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी यूडीसी का प्रीलिम्स का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है। अब आपको सीधा मेंस पर फोकस करना है, क्योंकि मेंस में आपके क्वेश्चन जो है वो आपके मॉडरेट लेवल के आएंगे, साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं और इसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट के लिए काउंट किए जाएंगे। प्रीलिम्स आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे। पहला ये कि क्या मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर पाऊंगा, अगर मैं कर पाऊंगा तो मेंस की प्रिपरेशन मुझे अभी करनी चाहिए या अभी मैं रिजल्ट का वेट करूं। तो मैं आपको एक चीज मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि अगर आप मेंस की तैयारी करते भी हैं और अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, फिर भी मेंस का इसका जो सिलेबस है वो बाकी जो अदर एग्जाम्स का सिलेबस है लगभग आपके सिमिलर है। अगर यहाँ पर आप प्रिपरेशन करते हो, नहीं क्वालिफाई कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने पढ़ा हुआ होता है वो बाकी अदर एग्जाम्स में आपका आ जाएगा। जैसे आपका LIC असिस्टेंट, LIC AAO, इनके में आपका कहीं ना कहीं आपका यूज हो जाएगा। तो आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी बेकार नहीं जाएगी, टाइम जो है वो बेकार नहीं जाएगा। और मे बी अगर आपका हो जाता है और अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये खलेगा कि यार मेरा होने के बाद भी मैं मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को मेंस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको करनी है, क्या क्या आपको सिलेबस जो है वो किस तरीके से कवर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका 100 क्वेश्चंस थे तो आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है वो आपके पुट अप हुए थे। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो टॉपिक आपका दिया गया उन टॉपिक से भी आपके सारे क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपके प्रीलिम्स में नहीं आए थे। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले आपका जीएस की सबसे पहले, ठीक है, तो प्रीलिम्स में जैसा कि आपने देखा होगा कि लगभग मैंने आपको बताया कि 50 से 55% आपका करंट का था, उसके बाद आपका स्टैटिक जीके से आपका था। ठीक है, और उसमें स्टैटिक जीके में ज्यादा पोर्शन जो आपका था हिस्ट्री था और इसके बाद आपका पॉलिटी से था। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रीलिम्स है, अगर आप स्टैटिक जीके का, हिस्ट्री और पॉलिटी से था, हो सकता है मेंस में भी आपका है, तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा। कई बार क्या हुआ है कि प्रीलिम्स में जो आपका जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए होते हैं वो मेंस में पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके में आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, उसके पहले मैं आपको करंट अफेयर का बता दूं, क्योंकि करंट अफेयर का मार्जिन ज्यादा रहता है और वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी भी आपकी ज्यादा रहती है। अब आपने जैसा कि देखा होगा कि करंट अफेयर का लेटेस्ट के लगभग क्वेश्चंस आपके आए थे। ठीक है, अब मेंस में भी आपका जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो लगभग लेटेस्ट के ही आएंगे, जिनमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चंस आएगा वो आपका बजट से रिलेटेड आपका आएगा कि किस किस एरिया में आपका बजट जो है वो आपका एलोकेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि बजट जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बार करंट अफेयर में रहेगा। दूसरा आपका जो यूपी में इलेक्शन है, तो यूपी में अभी क्या है कि मिनिस्ट्री किसको क्या दी गई है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, या उत्तराखंड, पंजाब या बाकी जगह भी जो लेटेस्ट में जहाँ पर इलेक्शन हुए। बाकी इसके अलावा भी आपको कई सारे ऐसे हैं कि लोकसभा सीट से रिलेटेड, राज्यसभा सीट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आपके पुट अप हो सकते हैं। बाकी अगर बात करें करंट अफेयर की कि आपको अभी किस किस तरीके से कवर अप करनी है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, लेकिन आगे आपको जो अफेयर क्लाउड की PDF होती है जो वीकली आपको आती है, बाकी आप जो जिस भी मटेरियल आप करंट अफेयर पढ़ रहे होगे, आप मंथली कोई जाते होगे, तो उस तरीके से आप अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल भी आपको वो जो आप फ्लो जो आप बना के लाए उसको तोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन का पैटर्न ऑलरेडी पता होगा और इससे बाहर पैटर्न आपका नहीं आएगा। और एक चीज मैं बता दूं कि यूडीसी में आपका जो ईएसआईसी है वो आपका एग्जाम के पहले सैंपल पेपर आपका एक ऑलरेडी देती है, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक हेल्प मिल जाती है कि आपके क्वेश्चन आपके किस तरीके से आएंगे। तो सैंपल पेपर जैसे है कि मैं ऑलरेडी इस चैनल पे मैं बता दूंगा, सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी बात आती है आपके स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लूसेंट से ही पढ़ना है। आपने इस बार देखा होगा कि आपके क्वेश्चन जो है वो ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिर्फ जैसे आपका हिस्ट्री में वॉर वगैरह से आए थे, सामिल कमीशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन ही आपके स्टैटिक जीके में पूछे जाएंगे। अगर आप लूसेंट पूरी कवर अप कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से आप जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो है वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऑलरेडी 2025 में आपका कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जीएस में कंटिन्यू करनी है। अगर हम बात करें आपका रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आप सभी को पता है कि एक पजल, नॉन पजल। अब नॉन पजल वाले सेक्शन में अगर हम बात कर लें तो उसमें आपका इनइक्वालिटी आपका आ जाता है, ब्लड रिलेशन आपका आ जाता है, डायरेक्शन आपका आ जाता है। ठीक है, इस
इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करिए कि इनमें जो आपका टाइम है वो आप टाइम बचा सको जितना ज्यादा हो सके। और ये जो टाइम है वो आपको यूज कहाँ करना है, आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में आपको यूज करना है। आपने देखा होगा कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के आपके क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा देना होगा। इसके लिए आप कोशिश करिए कि दिन में कम से कम एक पजल एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन डेली लगाइए, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को डेली लगाते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है और उस चीज को करने में आपका टाइम जो है वो डे बाय डे आपका कम होता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है, जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है। बाकी आप काम करिए, सेक्शनल कट ऑफ लगाइए, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी मैथ की, तो मैथ में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपकी स्पीडी मैथ होती है, जैसे अर्थमेटिक में अगर हम बात कर ले तो अर्थमेटिक में आपके सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब क्वेश्चन की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा हो सके। जो भी आपके फॉर्मूला वगैरह होते हैं, जो शॉर्टकट्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद कर रहे हो। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन है फटाफट से आपको सॉल्व करना है। बाकी अगर हम बात करें आपका डीआई की, तो डीआई में भी सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है। अब यहाँ पे भी मैं आपको टू डू लिस्ट पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मॉर्निंग में टाइम देना है, किस तरीके से इवनिंग में देना है, किस तरीके से आपको नाइट में लगभग आपको क्या क्या टाइम का बाइफर्केशन आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है आपका इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश का आपने सभी ने देखा होगा कि इस बार का जो पैटर्न है, किसी इसमें आपका क्लोज्ड सिनोनिम्स नहीं आए थे, किसी में आपके आए थे, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, तो देखिए इंग्लिश में आपको सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक कंप्रेहेंशन और एक क्लोजलेस डेली आपको सॉल्व करना है। बाकी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं वो कैप्स के लिए। अब न्यूज़पेपर आपको किस तरीके से पढ़ने की, आप एक काम करिए, जो एडिटोरियल पोर्शन होता है उसको इंग्लिश पेपर से निकाल लीजिए, फाड़ लीजिए सिंगल पेज में, और उसको एक बार पढ़िए, और जो जो चीजें आपको नहीं आ रही, वो कैप्स नहीं आ रही, उनको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उन वोकैब्स के एक बार में मीनिंग सबके लिख डालिए, और फिर दोबारा से पेपर पढ़िए उन वोकैब्स को लिख के। अब दोबारा से पेपर पढ़ने में आपको क्या होगा कि जो वोकैब्स आपने लिखी हुई होती हैं वो वोकैब्स दिमाग में पूरी रट जाएंगी, ठीक है। बाकी उन पेपर्स को आप संभाल के रखिए, और जब भी आपको रिवीजन करना हो वो पेपर से एक बार उठा के आप रिवाइज कर लीजिए। अब उससे क्या आपको बेनिफिट होगा कि आपको जो लिखने का जो टाइम है कि एक करके वोकैब्स लिख रहे हैं, वो आपका टाइम जो है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन वोकैब्स के आप डेली प्रैक्टिस करोगे, उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो आपकी एरर्स आती हैं, पैराजम्बल्स आते हैं, फिलर्स आते हैं, उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ आपको सेक्शनल जो आपके आते हैं, ठीक है, वो आपको मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको बहुत सारे ऐसी चीजें कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको क्लियर हो जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेक्शनल मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश का गलत करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा था और आंसर में आपका क्या दिया गया है, ठीक है। तो वो एक बार जरूर एनालिसिस करें, क्योंकि मॉक टेस्ट से ज्यादा उसका एनालिसिस आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बता दी कि किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट मेंस का लगाइए। मॉक टेस्ट जैसे ही आप मेंस के लगाएंगे आपको ऑलरेडी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है किस लेवल के आपके वहां पर आते हैं। तो जाइए, एक मॉक टेस्ट का मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ठीक है, वो एक मॉक टेस्ट लगाइए जाके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। और उसके बाद जो जो मैंने आपको चीजें बताई, जिस तरीके से आपको बताइए उस तरीके से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चालू कर दीजिए। बाकी टू डू लिस्ट एक बार मैं आपको बना के मैं दे दूंगा कि किस किस तरीके के आपको डेली रूटीन आपको बनाना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपका हर हाल में मई में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आपको जॉब पानी है तो कहीं ना कहीं आपको अभी से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कहीं ना कहीं आप सभी का मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग जिन्होंने मेहनत करी है, आप सभी का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आप क्वालिफाई कर रहे हो। बाकी आपको नेक्स्ट मेंस में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कोई भी ऐसी अपडेट अगर लगता है कि नहीं यार मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी।